नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। चलिए एनडीटीवी प्राइम की शुरुआत करते हैं। एमपीपीएससी हर बार अभ्यर्थियों को रास्ता दिखाता है और फिर खुद ही नो एंट्री का बोर्ड लगा देता है। इस बार भी एफएसओ के 120 पदों का नोटिफिकेशन आया, फॉर्म भरे गए, फीस भी ली गई और फिर कहा गया परीक्षा रद्द है। श्योपुर जिले के विजयपुर तहसील से आए भागीरथ रावत का सपना छोटा नहीं था, अफसर बनना था। लेकिन सपनों के लिए सिर्फ किताबें नहीं, किराया, राशन और हिम्मत भी चाहिए होती है। भागीरथ पिछले 2 सालों से इंदौर में रह रहे हैं। जहां वो रहते हैं वहां छत टिन की है, गर्मी में तपती, बारिश में टपकती। कमरा 4x7 का है, लेकिन उसमें उनके सपनों की कोई सीमा नहीं थी। पिता ने साहूकार से कर्ज लिया ताकि बेटे को पढ़ाया जा सके। भागीरथ ने फॉर्म भरा, फीस जमा की, किताबें खरीदी और फिर एमपीपीएससी ने कहा परीक्षा रद्द। अब दोबारा फीस मांगी जा रही है, लेकिन दिल और जेब दोनों पहले से ही खाली हो चुके हैं। अब आर्थिक स्थिति आपको पता है, श्योपुर जिला सबसे पिछड़ा हुआ मध्य प्रदेश का जिला, कुपोषित जिला। और आर्थिक स्थिति ऐसी है कि कुछ भी नहीं है, बस खाने पीने की फसल होती है। और यही हमारी है कि पिताजी हमें कर्ज लेके पढ़ा रहे हैं और हम यहाँ रह रहे हैं। पहली बार नोटिफिकेशन आया था 17 साल बाद, 120 पद आया था, हमें बहुत खुशी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो कहीं ना कहीं अब तो हो ही जाएगा अपना। ओबीसी में 38 पद थे पहले, और फिर हमें पता चला बाद में कि नोटिफिकेशन रद्द हो चुका है। तो एकदम हम बिल्कुल टूट चुके थे। जब हमने ऑनलाइन के लिए रिफंड के लिए आवेदन दिया था तो 500 रुपये का आ रहा था, फिर भी हमें 90 रुपये का, तो फिर भी हमें घाटा हो रहा है। रायसेन की रहने वाली ऋचा चौधरी 17 साल की उम्र में भोपाल आई थी। आंखों में सपना था, एमपी की अफसर बनूंगी। 13 साल हो गए, अब ऋचा 30 की हो चुकी है। न परीक्षा पूरी होती है, न सिलेक्शन लिस्ट आती है। हर बार जब घर फोन करती हैं, माँ की आवाज में चिंता और पिता की चुप्पी सुनाई देती है। पिता किसान हैं और अब उन्हें बेटी के लिए लड़का नहीं, ताना मिलता है। ऋचा कहती हैं अब शर्म आती है जब लोग पूछते हैं कि 30 की हो गई, अब कितना पढ़ोगी। ऋचा ने जवाब में चुप्पी ओढ़ ली, लेकिन चुप्पी के अंदर जो टूटन थी वो किसी ने नहीं देखी। 10 साल पहले मैं यहाँ पढ़ने आई थी, पर आज 30 साल तक भी मैं बेरोज़गार हूँ। और एमपीपीएससी की मैंने तैयारी की, बट उसमें भी आपको पता है कि आयोग के क्या हाल हैं। 2-2, 3-3 साल तक कभी रिज़ल्ट अटक जाता है, कभी कुछ। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं 4-5 पदों के लिए कैसे 6 महीने दूँ। अगर इन पदों में मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं क्या करूँगी। मैंने फॉर्म भरा था, उसका मुझे मैम रिफ़ंड भी नहीं मिला। मध्य प्रदेश की छात्र होने पे अपने आप में घृणा महसूस होती है और मुझे लगता है कि मैंने बहुत गलत किया। एक 17 साल की लड़की जो 2012 में एक छोटे से गांव से आई थी, एक किसान की बेटी, उसके बहुत सपने थे, पर बहुत अफसोस होता है मुझे बताते हुए कि वो सपने अब टूट चुके हैं और मुझे कोई उम्मीद नहीं है, ना आयोग से, ना मध्य प्रदेश के शासन से। रविंद्र साख्या मुरैना से है, लेकिन पिछले 5 सालों से परिवार से दूर अकेले एक कमरे में एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। उस कमरे में अलमारी नहीं है, सपने जरूर हैं। बिस्तर के नीचे किताबें हैं और सिर के ऊपर टपकता डर। जब एफएसओ का नोटिफिकेशन आया, पहली बार लगा कि अब की बार मेरा नंबर है। फॉर्म भरा, किताबें खरीदी, फीस दी, फिर परीक्षा रद्द। अब नया नोटिफिकेशन आया है, पर उसमें पद कम है और फिर से फीस मांगी जा रही है। कहते हैं जो हिम्मत सालों बाद जुटाई थी वो एमपीपीएससी ने छीन ली। अब भरोसा ही नहीं रहा। काफ़ी साल बाद तो नोटिफिकेशन आया था। हमने सोचा कि अच्छे से तैयारी कर लेंगे, पीएससी में तो पद भी बहुत कम आते हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इसकी अच्छे से तैयारी कर लेंगे। तो घर वालों की उम्मीद भी बहुत थी, तो लग जाएंगे, इसलिए उम्मीद के साथ तैयारी की थी। सिलेबस भी लिया था जब तक नोटिफिकेशन कैंसिल हो गया। तो इससे क्या पूरी उम्मीद ही टूट गई और हिम्मत ही नहीं हो रही तैयारी करने की, कि पद ही इतने कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अभी तक नहीं है, वो फॉर्म भी बढ़िया, रिफंड का पैसे अब तक रिफंड। 17 साल बाद एमपीपीएससी को याद आया कि राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिकारी नाम का भी कोई पद होता है। फिर क्या था, उम्मीदों के सूखे खेत में भर्ती का नोटिफिकेशन बरस पड़ा। छात्र नाचे, फॉर्म भरे, फीस दी, किताबें खरीदी और जब लगा कि अब परीक्षा होगी तो आयोग ने बकायदा नोटिफिकेशन जारी कर बताया हम तो मजाक कर रहे थे। 1 लाख छात्रों से 540 रुपए की वसूली कर ली गई। कुल जमा 5.5 करोड़। लेकिन ये धन अब किस आत्मनिर्भर लोक में जा पहुंचा है कोई नहीं जानता।
मजा देखिए, मार्च 2025 में सरकार ने योग्यता बदली, लेकिन एमपीपीएससी को अप्रैल में ख्याल आया और वो भी परीक्षा रद्द करने के लिए। अब वही पोस्ट, वही परीक्षा, वही छात्र, बस फीस नहीं है और उम्मीदें और पुरानी। विभाग से प्राप्त मांग पत्रों के आधार पर आयोग द्वारा विज्ञापन जारी किए गए थे, जिसमें शैक्षणिक अर्हताओं के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। विभाग से संपर्क करने पर उसमें कुछ विसंगतियां परिलक्षित हुई थी। विभिन्न पाठ्यक्रमों के शुरू हुए हैं, उन पाठ्यक्रमों को देखते हुए ये शैक्षणिक अर्हताओं में कुछ न कुछ संशोधन की आवश्यकता है। हैरानी की बात है, दिसंबर 2024 में नोटिफिकेशन जारी हुआ। 28 मार्च 2025 में भारत सरकार ने जारी अधिसूचना में इस पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में संशोधन किया। बावजूद इसके एमपीपीएससी ने 1 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की और ठीक 1 महीने बाद परीक्षा रद्द कर दी। एफएसओ के नए नोटिफिकेशन आने के बाद जहां छात्रों के मन में नई उम्मीदें जगी थी, पर 17 साल के इंतजार के बाद भी जो नोटिफिकेशन आया उसमें रिवाइज सिलेबस नहीं था। इसी के साथ पदों में भी कमी दिखाई गई थी, जिसके बाद छात्र कई तरीके से परेशान हो चुके कि ये जो लंबा इंतजार था उसमें भी उनकी जो उम्मीदें हैं वो खरी नहीं उतर पाई। छात्र पूछ रहे हैं, एमपीपीएससी में पी का मतलब क्या है? पलट देना, परेशान करना या पुनः फीस लेना? ऐसा लगता है यहाँ उम्मीदवार नहीं 540 रुपए के यूजर आईडी हैं। न शिकायतों का जवाब है, न सपनों का वजूद। 17 सालों बाद एमपीपीएससी ने अभ्यर्थियों के मन में एक नई उम्मीद जगाई, एफएसओ की परीक्षा की। नोटिफिकेशन जारी किया गया, 120 पद दिखाए गए, फीस सभी से भरवा ली गई, लेकिन फीस भरने के बाद एमपीपीएससी को लगा कि पद तो केवल 67 थे, जिसके चलते उसे रद्द कर नया नोटिफिकेशन जारी किया गया। नए नोटिफिकेशन में केवल 67 पद दिए गए। अब अभ्यर्थियों की संख्या जरूर बढ़ चुकी है, लेकिन पदों की संख्या आधी होने से उनकी परेशानी वहीं की वहीं है। कैमरामैन रिजवान खान के साथ तनुश्री देसाई और निहारिका शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी। छत्तीसगढ़ के आदिम जाति कल्याण विभाग में 4th श्रेणी की भर्ती में बड़ा घोटाला सामने आया और 10 साल के बाद तो हद हो गई। 11 मृतकों को भी प्रमोशन मिल गया। अब जांच के आदेश, लेकिन सवाल ये, क्या मरे हुए ही अब सिस्टम के सबसे योग्य है? शिकायत के बाद विभाग ने जांच भी करवाई, जिसमें कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। छत्तीसगढ़ के आदिम जाति कल्याण विभाग में भर्ती तो हुई 4th श्रेणी की थी, लेकिन घोटाला प्रथम श्रेणी का निकला। 2013 में 559 पदों का विज्ञापन निकला, पर नियुक्ति हुई 605 की। 3 साल तक मिलना था कलेक्टर दर पर वेतन, पर यहाँ तो भर्ती के पहले ही दिन विकास दर में वेतन शुरू हो गया। 4,943 रुपए की जगह 10,890। 16 महीने बाद अफसरों को भनक लगी, ओह कुछ गड़बड़ है। अब शासन को तब तक 5 करोड़ 71 लाख रुपए का सामाजिक नुकसान हो चुका था और ये तो बस झांकी थी। 10 साल बाद जब कर्मचारियों को नियमित किया गया तो सूची में 11 नाम ऐसे निकले जो अब विभाग में नहीं हैं, यमराज के यहाँ तैनात हैं। कांग्रेस बोली बीजेपी भ्रष्ट है, बीजेपी बोली ये मानवीय भूल है, जनता बोली गलती इंसानों से होती है, पर मरे हुए लोगों को प्रमोशन, ये अब कोई देवत्व है क्या? पूर्व भाजपा सरकार के दौरान 2013 में नियुक्तियां और भर्ती की प्रक्रिया हुई थी। उस दौरान ही इसमें गड़बड़ियों की शिकायत की गई थी और शिकायत केंद्र के पास लंबित रहा है। जो शिकायतें थी वो प्रमाणित हो गया है। भाजपा सरकार का मूल काम तो लेन देन करना है, गड़बड़ियां करना है। उस दौरान हर विभाग की भर्ती में गड़बड़ियां हुई थी, ढेरों उसकी शिकायतें की गई और केंद्र में उनकी सरकार के रहते इसकी जांच नहीं हो पाई थी। ये एक वित्तीय अनियमितता नहीं, बल्कि एक टंकणी या जिसे कह सकते हैं मानवीय भूल है, और ये मानवीय भूल होने से इस प्रकार से ये मामला संज्ञान में आया है और सरकार ने संज्ञान में लाते ही उन अधिकारी और उन कर्मचारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो इस प्रकार से जो घटना सामने आया है ये एक मानवीय भूल है, न कि ये कोई षड्यंत्र है या कोई घोटाला है। जिन मृतकों को प्रमोशन मिला है उनके नाम है फूल कुमारी, जिनका निधन 22 मई 2021 को हो गया, गणेश राम, जिनका निधन 18 नवंबर 2016 को हो गया, परखित कुमार, जिनका निधन 11 सितंबर 2017 को हो गया, चंपा चौहान, जिनका निधन 2 दिसंबर 2018 को हो गया, राकेश सिदार, जिनका निधन मई 2019 में हो गया, गुलाब बंजारे, जिनका निधन 19 अप्रैल 2021 को हो गया, अजीत टोप्पो, जिनका निधन 5 जुलाई 2017 को हो गया, सीताराम राठिया, जिनका निधन 17 फरवरी 2020 को हो गया, रेखा सिदार, जिनका निधन 7 फरवरी 2021 को हो गया, जितेंद्र सिदार, जिनका निधन 7 अक्टूबर 2020 को हो गया,
दयाराम, जिनका निधन 7 जुलाई 2018 को हो गया। जांच हुई, रिपोर्ट बनी। रायगढ़ के सहायक आयुक्त निलंबित हुए, यानी एक कुर्सी हिली और बाकी सब फिर से बैठ गए। जब मरे हुए लोगों को भी सरकारी प्रमोशन मिलने लगे तो समझ लीजिए देश में घोटाला नहीं परंपरा बन चुकी है। रायगढ़ के इस मामले में यदि वाकई कुछ जीवित है तो वो है भ्रष्टाचार, और बाकी सब कागजों में मौजूद आत्माएं हैं। भ्रष्टाचार, घोटालों और अनियमितताओं के मामले में कड़ी कार्रवाई न होने की वजह से लगातार मामले सामने आते रहते हैं। रायगढ़ का ये मामला एक बानगी है कि इस मामले में पहले कार्रवाई कड़ी नहीं हुई, जिसकी वजह से दोबारा इसमें घोटाला हुआ। अब ऐसे में सरकार सुशासन का संदेश देकर एक कड़ी कार्रवाई कर सकती है। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। रतलाम में सीएम के काफिले की गाड़ियों में मिलावटी डीजल डालने के मामले में अब एक्शन हुआ है। पेट्रोल पंप संचालक और पेट्रोल पंप मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। शुक्रवार को रतलाम में हुए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए सीएम मोहन यादव पहुंचे थे। इससे पहले गुरुवार रात को सीएम के काफिले के वाहनों ने रतलाम में एक पेट्रोल पंप से डीजल डलवाया था। इस दौरान काफिले की 19 गाड़ियां मौके पर ही बंद हो गई थी। जांच में सामने आया था कि डीजल में आधे से ज्यादा तो पानी मिला था। इस खबर को एनडीटीवी ने सबसे पहले पहुंचाया था और इस पूरे मामले में एक बड़ा एक्शन भी लिया गया है। तो रतलाम का ये पूरा मामला है। आपको एक बार फिर से बता दें कि सीएम के काफिले की 19 गाड़ियां, जिनमें डीजल तो डलवाया गया था लेकिन ये मिलावटी था, पानी मिला हुआ तेल डाला गया था। इस खबर को एनडीटीवी ने प्रमुखता के साथ दिखाया था और सबसे पहले दिखाया था। इस खबर का असर भी हुआ है। पेट्रोल पंप संचालक और जो मैनेजर है, दोनों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो बता दें कि रतलाम में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे और उसके पहले देखिए गुरुवार रात को गाड़ियों में डीजल डलवाया गया था, लेकिन ये मिलावटी था पूरे तरीके से। और ये दो तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे। पहली तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर गाड़ी में मिलावटी तेल डाला गया था, गाड़ियां प्रभावित हुई थी और आगे तक नहीं बढ़ पाई थी, धक्का देकर उन्हें आगे बढ़ाया गया था। और ये दूसरी तस्वीर देखिए, यहाँ पर पेट्रोल पंप संचालक और मैनेजर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो एक बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया एनडीटीवी के खबर दिखाए जाने के बाद। तो सबसे पहले इस खबर को हमने आप तक पहुंचाया था, प्रमुखता के साथ दिखाया था, तस्वीरें आप तक पहुंचाई थी कि किस तरीके से मिलावटी तेल मिलाया गया था और उसके बाद गाड़ियां आगे तक बढ़ भी नहीं पा रही थी और इस पूरे मामले में अब एक्शन लिया गया है। मध्य प्रदेश में भैंस घोटाला मामले में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। शिवपुरी में प्रशासन ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इतना ही नहीं, मुरैना में भी दबंगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। हमारे खबर दिखाए जाने के बाद शासन प्रशासन ने घोटाले की बात भी मानी है और जांच में यह भी पाया गया कि दबंगों के घर सरकारी भैंसें बंधी थी, जो कि आदिवासियों को मिली थी। यहाँ पर जिला स्तर से वीडियोग्राफी करा के माननीय जनप्रतिनिधियों, मंत्री महोदय के समक्ष वितरित की गई हैं और शहरी आदिवासियों को ही प्रदाय की गई हैं, क्योंकि आपके माध्यम से ये सूचना मिली कि ये भैंसें दबंगों के यहाँ पाई गई हैं। उसकी हमने गहन जांच कराकर संबंधितों के यहाँ घर जाकर सत्यापन की। तो हमें तो या तो उन्होंने हमारे जाने से पहले लाल ही होंगी, हमें तो सभी शहरी आदिवासियों के घर पे भैंसें प्राप्त हुई हैं। हमने उनके टैग नंबर, यूआईडी टैग भी मिलान किए गए हैं। हाँ, लेकिन संदेहास्पद तो है ना पूरी तरह से? हाँ, संदेहास्पद तो लग रहा है, इसीलिए तो हमने आपके 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर है? जी सर। तो ये जो कार्रवाई है इसको रोक दिया गया है कि और भी आगे बढ़ाई जा रही है? नहीं, इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने जहाँ जो 75 जो शहरी आदिवासियों को जो भैंसें वितरित की हैं, सभी की एक एक करके अलग अलग वस्तु से अवगत करा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की पशु प्रदाता योजना आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना को कैसे शिवपुरी और तमाम उन जिलों में पलीता लगाया गया जहां इन आदिवासियों को भैंसें देकर
ये कहा गया कि अब इसके पालन पोषण से आपका परिवार फलेगा फूलेगा। लेकिन उनका परिवार तो फला फूला नहीं, दबंगों का परिवार ज़रूर फलने फूलने लगा और जो दूध मलाई मिलती वो भी वही डकार जाते। अब इस मामले को सरकार और प्रशासन दोनों न केवल स्वीकार करते हैं बल्कि उन दबंगों के खिलाफ जिन्होंने धोखे से आदिवासियों की भैंसों को लेकर अपने बाड़े में बांध लिया था, उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जांच के दायरे को बढ़ाया जा रहा है और जांच अब मुरैना जिले में भी पहुंची है, जहां भी FIR इस मामले में दबंगों के खिलाफ की गई है। NDTV ने जब इस पूरे मामले का खुलासा किया तो अपने आप सच सामने आ गया। न केवल इस पूरी योजना पर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए बल्कि इसके अंतर्गत दी जाने वाली भैंसों पर भी सवाल खड़े होते नजर आए, क्योंकि आदिवासियों ने कहा कि इस मामले में जो हमें भैंसें दी गई हैं वो दूध तो कम देती हैं लेकिन चारा ज़्यादा खाती हैं। अब इस मामले की और भी जांच बाकी है। शिवपुरी से कैमरा साथी देवराज के साथ अतुल गौड़, NDTV। देवास में अतिक्रमण हटाने के विरोध में आदिवासी समाज के लोग धरने पर बैठ गए। भारी बारिश के बीच भी जब ये लोग धरने से उठने को तैयार नहीं हुए तो प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर उन्हें समझाना पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। बारिश हो रही है लेकिन धरने पर बैठे ये लोग उठने को तैयार नहीं हैं। उठकर ये जाएंगे भी कहां, क्योंकि इनके सिर छिपाने का आशियाना तोड़ दिया गया है। देवास के खिवनी खुर्द गांव में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर 29 आदिवासी परिवारों के कच्चे मकान तोड़ दिए। उसी के विरोध में ये आदिवासी परिवार धरने पर बैठ गए। आरोप है कि जिस जमीन पर ये परिवार रह रहे थे वो वन विभाग के थे। वन विभाग की आपत्ति के बाद 23 जून को प्रशासन ने 29 घरों को तोड़ दिया था। तब से ये परिवार कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार को बारिश के बीच इन लोगों ने धरने से उठने से मना कर दिया तो क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा और देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह अपने प्रशासनिक अमले के साथ मौके पर पहुंचे। यहाँ भरी बरसात में हमारे आदिवासी भाई बहन बैठे थे, बच्चे और महिलाएं सारी मिलके। कलेक्टर महोदय हमारे बीच में आए, उन्होंने पानी में भीगते हुए हमारे लोगों की मांग थी कि हम लोगों को टीन शेड बना के दे दो। हम बरसाती में तो रह रहे हैं, हमारे पास में कुछ भी बचा नहीं है, खाने पीने के लिए भी नहीं बचा। टीन शेड जितने मकान टूटे उनके टीन शेड बना के दे दो। तो कलेक्टर साहब ने यहाँ से वापस चले गए कि वहाँ 2-4 लोग आके बात करें। तो गाँव वाले को क्यों बुलाया? फिर यहाँ गांव के लोग क्यों इकट्ठे हुए? हम पानी में भीग रहे ना, बात तो सारी इन लोगों के सामने फैसला करके जाना था। ये हमारी मांग थी, कलेक्टर साहब ने हमारी मांग नहीं मानी। इस मामले पर जब कलेक्टर से बात की गई तो उनका कहना था कि वन विभाग की जमीन थी, इसीलिए अतिक्रमण हटाया गया। खिवनी अभयारण्य के अंतर्गत यहाँ पर लगातार पूर्व से भी जंगल विभाग के द्वारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और उसी के अंतर्गत 23 तारीख को यहाँ पे जो झोपड़ियाँ बनी हुई थी उनको हटाया गया था। यह देखा गया है कि कुल 29 परिवारजन थे और इनको वहाँ से उनकी झोपड़ियाँ जो अस्थायी रूप से बनी हुई थी उनको हटाने का काम किया गया। लेकिन कलेक्टर साहब, बारिश के मौसम में गरीब आदिवासियों को यूं बेघर करना कहां का न्याय है? यही सवाल मौके पर पहुंचे विधायक आशीष शर्मा ने भी उठाया। विधायक ने प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर नाराजगी जाहिर की और पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद, 6 महीने का राशन और जमीन के पट्टे दिलवाने की बात कही। संवेदनापूर्ण रुख अपनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से हमने चर्चा की और अभी हमारे आदिवासी भाइयों से चर्चा के उपरांत उनको 6 महीने का राशन, 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता और आगामी 1 माह तक उनको बना हुआ भोजन यहाँ ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जाएगा। जिन लोगों के पास आवास नहीं है उनको आवास के पट्टे और प्रधानमंत्री आवास दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ रोड जो इनके जाने का गांव का प्रमुख मार्ग है उसका टेंडर भी हो चुका है और रोड निर्माण करने के लिए ठेकेदार आने वाला है, लेकिन उसमें समय लगने की संभावना, इसलिए
जिलाधीश महोदय ने निर्देश दे दिए कि तब तक वहाँ रोड को मोटरेबल करने का काम विभाग के द्वारा वो करा देंगे। प्रशासन के आश्वासन के बाद ये आदिवासी परिवार धरने से तो उठ गए, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये आदिवासी अवैध तरीके से भी रह रहे थे तो प्रशासन ने इनके घरों को तोड़ने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई और इनके रहने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई। देवास से एनडीटीवी के लिए अरविंद चौकसे की रिपोर्ट। रीवा में आंगनबाड़ियों में सप्लाई होने वाले पोषण आहार बनाने में घटिया सामग्री इस्तेमाल होने का मामला सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद से प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। गरीब गर्भवती महिलाओं को सही पोषण मिल सके, इसीलिए पोषण आहार योजना चलाई गई। लेकिन पोषण आहार से उन्हें पोषण कितना मिल रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। रीवा से सामने आई तस्वीरें देखकर आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठेगा। ये सड़ा हुआ अनाज देखिए। पशु भी इसे शायद खाने से इनकार कर दें, लेकिन इस सड़े गले अनाज से पोषण आहार बनाया जा रहा है। वो पोषण आहार जो आंगनबाड़ियों में सप्लाई किया जाता है और फिर वहां से गर्भवती महिलाओं को वितरित किया जाता है। ये तस्वीरें रीवा के पहाड़िया के उस केंद्र की हैं, जहां पोषण आहार बनाया जाता है। आरोप है कि पोषण आहार बनाने वाली संस्था निर्धारित सरकारी दुकान से अनाज खरीदने की बजाय खुले बाजार से सड़ा गला अनाज सस्ते दामों पर खरीद रही है। वीडियो सामने आने के बाद पोषण आहार के पोषण को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जितनी यूनिट पोषण आहार के लिए पंजीरी के लिए होनी चाहिए और जितनी आहार दलिया के लिए होनी चाहिए, जो कुपोषित बच्चे होते हैं, क्यों कुपोषित होते हैं, उसके लिए सरकार ने एक मापदंड तैयार किया है कि उन बच्चों को उतना मिनरल चीज़ें, उतना पोषण आहार मिलना चाहिए, विटामिन मिलने चाहिए, विटामिन डी, विटामिन सी, उसमें हर चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। इसीलिए हर सोयाबीन का उल्लेख है, वहाँ पर तेल भी सोयाबीन का ऑयल के रूप में मिलाया जाता है, वहाँ घी मिलाई जाती है, वहाँ दलिया तलती है। तो इस प्रकार की हर चीज़ें वहाँ तैयार की जाती है। तो प्रोडक्टों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस संबंध में हमने एक लिखित शिकायत की है। इस मामले को लेकर जब कलेक्टर से बात की गई तो उन्होंने संबंधित अधिकारी को मौके पर भेजकर जांच कराने की बात कही। अपना जो THR का प्लांट है वो पहाड़िया में संचालित है और जिला पंचायत उसका संचालन करता है। तो आपके द्वारा जो विषय संज्ञान में लाया जा रहा है, तो मैं सीधे जिला पंचायत को बोलती हूँ कि वो स्वयं जाएं मौके पर और एक बार उसका विजिट भी करें और देखें कि जो पैरामीटर्स हैं, जो मापदंड हैं, जितना भी रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है वो किस प्रकार का इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही जो फूड सेफ्टी की टीम है वो भी आज जाकर के वहाँ पर एक बार विजिट करेगी। कलेक्टर साहिबा, अब ये उम्मीद तो बेईमानी होगी कि संबंधित ठेकेदार ऐसी ही तस्वीरों के साथ आपकी टीम का इंतजार करेगा, लेकिन इस वीडियो की जांच के बाद इन पर कार्रवाई क्या होगी ये देखना होगा। रीवा से एनडीटीवी के लिए जावेद अंसारी की रिपोर्ट। रीवा का एक व्यापारी ठगी का शिकार हो गया। उसने आंध्र प्रदेश से 6 लाख रुपए के काजू मंगाए थे, लेकिन व्यापारी के पास पहुंचा 84 डिब्बे चिप्स। ये रिपोर्ट देखिए। इन बॉक्सेस को देखिए, इनमें तरह तरह के चिप्स हैं। खासतौर पर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से इन बॉक्स को रीवा मंगवाया गया है, लेकिन इन बॉक्सेस में चिप्स नहीं काजू थे, जो रीवा आते आते चिप्स में बदल गए। रीवा के व्यापारी के साथ ठगी का ये अलग तरह का मामला सामने आया है। मैं इस समय रीवा के चौराटा के पास VRL ट्रांसपोर्ट के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ बॉक्सेस हैं, इस तरीके के यहाँ पर लगभग 82 बॉक्सेस हैं, जिनके अंदर चिप्स के पैकेट रखे हुए हैं। ये जिस तरीके की ये चिप्स है, पूरे डब्बे में कुछ इसी तरीके की चिप्स रखे हुए। व्यापारी ने विजयवाड़ा के एक व्यापारी से 6 लाख रुपए का काजू मंगवाया था। जब सामान रीवा पहुंचा तो व्यापारी ने सामान चेक किया और अंदर से काजू की जगह चिप्स निकला। ये कहाँ से मंगाया? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। क्या था, कहाँ मंगाया था? वहाँ से हमने काजू मंगाया था। जी जी। क्या मिला?
चिप्स मिला। पूरी बात बताइए किस तरीके से संपर्क हो, पहले कितने का मंगाया? पहले हमने एक बार 10 kg मंगाया था 7600 रुपये का, तो यहाँ आया तो काजू ही आया। दूसरी बार मैंने मंगाया तो काजू भी आया। तीसरी बार जो हमने क्वांटिटी में माल मंगाया 6,23,000 का, तो पार्टी ने पक्का बिल भेजा, इनवाइस भेजा, VRL ट्रांसपोर्ट से भेज दिया उन्होंने। तो VRL ट्रांसपोर्ट में माल आ गया तो हमने सोचा पक्का VRL में कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब यहाँ आके देखा तो यहाँ चिप्स निकल रहा है, काजू की जगह चिप्स आ रहा है। इस मामले में व्यापारी के वकील का आरोप है कि काजू भेजने वाले व्यापारी और ये ट्रांसपोर्टर की मिलीभगत है। जो इनवाइस प्राप्त इन्होंने दी है और इनवाइस ट्रांसपोर्ट ने बताया है, इनवाइस के आधार पर काजू एंट्री, तो इतने VRL ट्रांसपोर्ट राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट है, वहाँ से कोई भी सामग्री आती है तो उस बिल्टी पर, लेकिन इनवाइस पर लिखी जाती है कि जो सामग्री है वह सामग्री का भौतिक सत्यापन होता है। उसके बाद दूसरा ट्रांसपोर्ट जहाँ से प्रारंभ होता है, जहाँ के लिए जाना होता है, रिसीव होगा, उसके लिए पैक हो जाता है। अपने साथ हुई ठगी की शिकायत व्यापारी ने पुलिस में दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। ये चौराठा थाने अंतर्गत ये अल्ताफ अंसारी जो प्रार्थी हैं या फरियादी हैं, उनके द्वारा एक आवेदन थाने पे दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि उन्होंने जो ट्रांसपोर्टर है VRL, इसके माध्यम से उन्होंने काजू मंगवाया था और जब बॉक्सेस को देखा गया तो उसमें चिप्स हैं। तो इस प्रकार का उन्होंने एक आवेदन दिया है, जिसको जांच में ले लिया गया है और शीघ्र जांच करके नियमानुसार कार्यवाही इंश्योर की जाए। इस मामले में फिलहाल ये जांच का विषय है कि विजयवाड़ा से व्यापारी ने ही काजू की जगह चिप्स भेजे या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान किसी ने काजू को चिप्स से बदल दिया। रीवा से NDTV के लिए जावेद अंसारी की रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।